आज हम प्राचीन इतिहास, भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो किस तरह से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए मध्यकाल तक पहुंचा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो भारत है, इसमें जो सबसे पुराने ग्रंथ पाए जाते हैं वो है वेद, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों में हम देखते हैं कि इसके 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें जो है सभी तरह के कर्मकांड से लेकर सभी तरह के मंत्र वगैरह सभी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। साथ ही वेदों के बाद वेदों का जो डेट है वो हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। वेदों के बाद प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा ऐतिहासिक काल है जिसका कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य नहीं है। इसे हम अंधकार का काल भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड है, अवधि, ये है 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व तक। 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल जिसे हम आर्यों के आगमन के रूप में जानते हैं। आर्य भारत आना शुरू किए। इनकी देखिए, सिंधु सभ्यता की जब शुरुआत हुई तो वो एक नगरीय व्यवस्था थी, जबकि उसके बाद जो व्यवस्था आई भारत में वो वैदिक काल थी, जो ग्रामीण व्यवस्था थी। तो आज हम केवल उन सभी काल को बस देखेंगे जो मतलब एक के बाद एक जो आए हैं और हमारे प्राचीन इतिहास की किताबों में हमें दिखते हैं। तो हम उसे एक सिलसिलेवार तरीके से एक क्रम के रूप में आज समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल 1700 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद इसी के आगे उत्तर वैदिक काल जो है वो शुरू होता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे भारत में जो है जैन धर्म की शुरुआत हो जाती है। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आता है और बौद्ध धर्म के शुरुआत होने के साथ ही साथ हमारे भारत में शैव धर्म और फिर उसके बाद वैष्णव धर्म, ये सभी जो है 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच ये सभी जो धर्म है ये शुरू हो जाते हैं। साथ ही हर्यक वंश, इसके बाद जब हम देखते हैं तो हर्यक वंश, नंद वंश, ये सब जो है नंद वंश का जो राजा था, जो जैसा कि आप जानते हैं धनानंद को हराने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखिए हर्यक वंश और नंद वंश का जो शासन काल का समय था वो था 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद नंद वंश के राजा को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पुत्र हमारे भारत के बहुत ही महान सम्राट कहलाते हैं। इनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, सम्राट अशोक। तो आगे देखते हैं। मौर्य वंश का जो शासन काल था वो था 350 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व तक। फिर आते हैं सातवाहन वंश, शुंग वंश, साथ ही पल्लव और शक वंश, ये सभी का जो शासन काल का समय था ये था 250 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक।
तो देखिए यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो जाता है, तो ईसाई धर्म का प्रारंभ यहाँ से होना शुरू हो जाता है। ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हम लोग ईसवी पूर्व लिखते हैं, ईसवी पूर्व, जिसे आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं बीसी, इसी को लिखते हैं ईसवी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और फिर इसके बाद के समय को हम लोग ईसवी लिखते हैं, ईसवी, जिसे आप एडी के रूप में भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं संगम काल। संगम काल का जो समय हम एक राउंड फिगर में लिए हैं, एक राउंड फिगर में समझने के लिए हम एक सिलसिलेवार तरीके से इन समयों को लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए संगम काल का जो समय था 2250 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का समय था। इधर देखिए ईस्वी पूर्व था, अब ईस्वी में चल रहा है। ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईस्वी गिना जाता है, उस समय से गिनती शुरू हुआ, 1 2 3 करते हुए ये 250 ईस्वी पूर्व। अभी जैसे हम लोग का चल रहा है 2023, तो ये ईस्वी है। गुप्त वंश, इसके बाद आता है 240 से 450 ईस्वी तक जो शासन काल है वो होता है गुप्त वंश का। उसके बाद पल्लव वंश, ये जो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। उसके बाद आता है पल्लव वंश, ये दक्षिण भारत का राजवंश था जो 450 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के बीच में रहा। उसके बाद 570 के आसपास हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है भारत में इस्लाम का शुरुआत हो चुका था, मतलब आया नहीं था, इस्लाम का शुरुआत हो चुका था। इस्लाम का शुरुआत, जिनका नाम आप जानते हैं जैसे कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म हो चुका था, वहीं से इस्लाम शुरू होता है 570 ईस्वी से। फिर हर्षवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन वंश जो कि उत्तर भारत का एक राजवंश था जिसका शुरुआत 600 से 650 ईस्वी के मध्य देखा जाता है। चालुक्य, पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये जो वंश हैं ये सभी वंश हैं दक्षिण भारत के वंश हैं, साउथ इंडिया के। तो इनका जो शासन काल का समय था ये था एक के बाद एक, ये जो जिस प्रकार लिखे हुए हैं एक के बाद एक का ये समय आता है। 600 ईस्वी से 850 ईस्वी तक का जो समय था इन सभी राजवंशों का दक्षिण भारत में था। उसके बाद आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो समय था वो था 831 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी के बीच बोल सकते हैं। चोल वंश, चोल वंश जो था, चोल वंश एक ऐसा वंश था जिसका जो नेवी बहुत ही उसका मजबूत था, नौसेना इसका बहुत ही मजबूत था। चोल वंश का जो शुरुआत है वो होता है 850 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश, ये जो वंश था ये 1036 ईस्वी के मध्य, मतलब 1036 ईस्वी के आसपास हमें भारत में दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है होयल वंश, 1117 ईस्वी के आसपास इसका डेट माना जाता है कि इस वक्त पर ये वंश यहाँ पर मौजूद था भारत में। उसके बाद आता है चौहान वंश। चौहान नाम, जैसे कि इसके ऊपर फिल्म भी बनी है हाल फिलहाल भी, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1153 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक माना जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो प्रथम जो लड़ाई था तराइन में इनका लड़ाई हुआ था गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी। तो तराइन के युद्ध में क्या हुआ कि पहला लड़ाई तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए पर गौरी को जाने दिए, छोड़ दिए, बख्श दिए।
लेकिन वो फिर वापस दोबारा आया और उसी जगह पर तराइन के ही युद्ध में इनको हराकर वहां पर अपना शासन जमा लिया। यहां से जो है मुस्लिम शासन शुरू होना आरंभ हो जाता है यहाँ भारत में। साथ ही उसके बाद देखते हैं हम लोग सेन वंश। सेन वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक। और एक चीज बता दूं कि ये जो 1000 ईस्वी तक 900 से 1000 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गजनवी जो है भारत में लूटपाट करना शुरू कर दिया था। वो आप जैसे सुने ही होंगे, जो सोमनाथ का जो मंदिर है वो वहां पर गजनवी ने बहुत ही ज्यादा लूटपाट की। वो जब भी आता यहाँ के चीजों को लूट कर ले जाता था। केवल धन के लालच में ये जो थे आया करते थे भारत और यहाँ के चीजों को, बहुमूल्य संसाधनों को ले जाते थे अपने देश। तो इस प्रकार हम अपना जो प्राचीन इतिहास है भारत का, हम इसे समझ सकते हैं।